कि मुझे नहीं लगता कि अगर मैं दिल्ली में नहीं रही होती तो वो इंसान आज होती जो हूँ। सो हर शहर टुकड़ों टुकड़ों में आपकी शख्सियत बनाता है। शहर से अपना रिश्ता जो होता है ना वो बड़ा कमाल का होता है, और दिल्ली से मेरा जो रिश्ता है दोस्ताना है और बड़ा नफरत का भी है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड। अभी भी इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल सिटीज इन द वर्ल्ड एंड येट इट इज एज स्कैरी। दिल्ली थोड़ा सा तो हॉन्टिंग है। मैं चाहूंगी कि मैं मुंबई में ज्यादा रहूं। आप किसके भतीजे हैं या किसके भांजे हैं, आपका बाप कौन है, उससे कोई फर्क नहीं। मुंबई में तो वो चलता ही नहीं है ना। मुंबई यू आर एज गुड एज योर लास्ट वर्ड। दोस्तों मुंबई में है इस वक्त, बारिश पड़ रही भयंकर वाली, ट्रैफिक फंसा हुआ है। लेकिन मुंबई में इन सब चीजों के बावजूद मुंबई इतना सुंदर शहर है कि यहाँ हर जगह पे एक छोटी छोटी कहानियां हैं। मुंबई में आप कहीं भी जाओ आपको 5 कहानी मिलेंगी अलग अलग तरह की। किसी की अपनी स्ट्रगल की कहानी है, किसी की अपनी सक्सेस की कहानी है, किसी की शोहरत की कहानी है, किसी की जो है मुफलिसी की कहानी है। ऑडिबल प्रेजेंट्स और बातों में हम लोग उन लोगों से बात करते हैं जो इन कहानियों को एक एक्चुअल बुक के रूप में या स्टोरी के रूप में या फिक्शन के रूप में हम लोगों के तरफ लेके आते हैं। और आज बड़ा मजा आने वाला है। अनु सिंह चौधरी जी हमारे साथ में है, स्क्रीन राइटर हैं, ऑथर हैं, और इनसे बहुत सारी बातें करनी है अबाउट द सिटीज वी लिव्ड इन। शहरों से जो प्रेम है और कहानियों से जो प्रेम है, इन दोनों प्रेमों के बारे में हम लोग बात करेंगे और जीवन की बहुत सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। तो लुकिंग फॉरवर्ड टू द एपिसोड। अनु जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। कैसी हैं आप? सो एम आई। बिल्कुल, मतलब अंधेरी की गलियों में, सड़कों पर गलियों में घूमते हुए ऐसा लग रहा है जैसे घर आ गए हैं। ये तो हमारा घर है चलते हुए। फर्स्ट टाइम बॉम्बे कब आए आप? पहली बार मैं आई 2002 में, 2001 में एक्चुअली। मैंने तुरंत जर्नलिज्म खत्म किया था और ये वो साल था जिस साल सैटेलाइट टीवी खुल रहा था। हाँ। और लोगों को स्टार NDTV से अलग हो रहा था, आज तक अपना नया प्लेटफॉर्म बना रहा था, मतलब न्यूज चैनल बना रहा था। और हम जिस बैच से निकले तब तकरीबन 100% प्लेसमेंट था। हाँ। सबको नौकरियां मिल गई थी। और मुझे भूत चढ़ा कि भाई मैं तो बम्बई जाके काम करूंगी, क्योंकि मुझे करनी थी स्क्रीन राइटिंग। हाँ। तो जर्नलिज्म की डिग्री को बैक पॉकेट में लिए मैं बम्बई उस साल चली आई। तो आपने भी वही किया जो सब लोग करते हैं कि वहां जाके पहले बम्बई पहुंचते हैं। हाँ। फिर बाद में देखते हैं किसी भी तरह से बम्बई पहुंच जाए पहले। बस हाँ। अंधेरी पहुंच जाए ओशीवारा में, बल्कि जहां हम हैं वहां से मुश्किल 500 मीटर दूर मैं पहली बार उतरी थी। बम्बई से मेरा रिश्ता जो है वो सेरेंडिपिटी का है, बहुत ही तमाम तरह के इत्तेफाक से बना है। एंड इट इज एक्चुअली स्ट्रेंजर देन द फिक्शन दैट आई हैव रिटन इन माय लाइफ। क्या बात है। सो दैट इज द काइंड ऑफ रिलेशनशिप जो मुंबई के साथ मेरा है। आप चेंज देखते हो मुंबई में 2001 के और अभी के? जिस सिटी मॉल से हम गुजरे वहाँ फेम एडलैब्स हुआ करता था। वहाँ बड़ी सारी फिल्में देखी थी। लेकिन वो सब चला गया और इतना तंग शहर, हालांकि तब भी था, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखकर डर तो तब भी लगता था। और तब लगता था कि अरे ऐसे किसी अपार्टमेंट में एक अपना भी घर होगा जहाँ पीली बत्ती जल रही है ना, वैसे कोई वार्मथ वाला। एक तो हम लोग छोटे जाते पीली बत्ती हमको अडैप्ट करने में टाइम लगता है। जैसे मेरी मम्मी को अभी तक पसंद नहीं है पीली बत्ती। वो कहती है तुम क्या करते हो? हम क्योंकि ट्यूबलाइट से खर्चा जो बिजली के बिल का खर्चा कम होता है, तो हम तो उस दुनिया से आए थे। वो इतनी तंग नहीं थी। लोखंड वाला ब्रिज, मुकम्मल एक ब्रिज हुआ करता था जहाँ बैठकर आप चाय पी सकते थे। अब वहाँ इतना ज्यादा ट्रैफिक है कि वो दिखाई नहीं देता। ये सब आसपास की जो इमारतें हैं इतनी सारी जो दिख रही हैं, काफी सारी अब रीडेवलपमेंट में भी जा रही हैं, वो भी नहीं था। ये मेट्रो नहीं था, शहरों में इतने गड्ढे नहीं थे। अच्छा, नहीं थे तब? नहीं, इतने नहीं बड़े हैं अभी। अच्छा, हम लोगों को गड्ढे मिले हैं हम लोगों के उसमें। क्या बताएं। तो मुंबई ने आपको तुरंत अडैप्ट कर लिया? जैसे मुंबई जनरली थोड़ा टाइम लेता है। जो मैं 8 महीने के बाद मुंबई से चली गई थी। मुझे मुझे लगा कि शहर में जीना थोड़ा मुश्किल है। हालांकि बड़ी जेनरोसिटी के साथ मुझे अपनाया भी, और मुझे बड़ा कमाल बड़ी मज़ेदार कहानी है। मैं ओशीवारा में ही रुकी हुई थी और उस समय STD बूथ से हम फ़ोन किया करते थे। हमारे पास वो तो मोबाइल फ़ोन्स हुआ नहीं करते थे। तो मैं घर फ़ोन करने के लिए और उतरी और STD बूथ था वहाँ पे। और उसी दिन सुबह सुबह मैंने अखबार में, टाइम्स ऑफ इंडिया के, मुंबई टाइम्स में बेसिकली मैंने पढ़ा था कि बहुत सारी खबरों में एक खबर ये भी थी कि दीपक तिजोरी अपनी फिल्म, पहली डायरेक्टोरियल फिल्म करने जा रहे हैं। एक खबर जो आपने देखी और आप फिर मतलब चले गए अपने। हाँ, मैं नीचे उतरी और फोन करने के लिए, और मैं अभी बूथ में घुस रही हूँ तो मैंने सामने से दीपक तिजोरी को अपनी गाड़ी से उतरते हुए देखा। मैं कहा ये तो अपनी फिल्म कर रहे हैं। मतलब ऑडेसिटी देखिए कि मैं पहुंच गई उनके पास दौड़ती भागती। और मैंने कहा कि सर, मैंने आज न्यूज़पेपर में पढ़ा है कि आप फिल्म कर रहे हैं और मुझे प्रोडक्शन सीखना, मैं राइटिंग सीखना चाहती हूँ। 21-22 साल की उम्र नहीं हुई होगी मेरी। उन्होंने मुझे ऐसे देखा,
सतीश, इसको बता दो कल कहाँ आना है। अरे और चल पड़े अपने वापस ऑफिस में। मुझे समझ नहीं आया, उधर से निकलते हैं, सतीश तिवारी मुझे अभी तक नाम याद है, प्रोडक्शन मैनेजर। वो मुझे ऊपर से नीचे देखते हैं कि कौन हो भाई तुम। हाँ। और मैंने कहा सर ने बोला है कि मुझे कल से प्रोडक्शन में ज्वाइन करना है। कहा ठीक है। आर्य कॉलोनी के किसी स्टूडियो में वो शूट कर रहे थे, पहला दिन था मुहूर्त का, मैं पहुंच गई वहाँ पे। और इस तरह मेरा पहले दिन के सेट पे। और कितने दिन होता है आपको मुंबई आए हुए? मैं चली गई फिर 8 महीने बाद ना वापस। अच्छा। उसके बाद मैं 17 साल बाद लौटी। नहीं तो ये वाला जब आपको मिला तब कितना टाइम हुआ था आपको मुंबई आए हुए? बहुत मुश्किल 1 हफ्ता। 1 हफ्ते में आप एक फिल्म सेट पे पहुंच गई? 1 हफ्ते में फिल्म सेट पे पहुंच गई। आपको लगता है किसी शहर का नैरेटिव एज अ जर्नलिस्ट और एज अ राइटर अलग होता है? हाँ, आपके पास दिल्ली अगर आप शायर की नजर से देखो तो बड़ा सुंदर शहर है, और दिल्ली के शायरों की नजर से तो और भी सुंदर, क्या बताएं। लेकिन जर्नलिस्ट की नजर से दिल्ली देखना आप। हाँ, और एक औरत की नजर से देखिए तो और भी खतरनाक थी। मुझे नहीं लगता कि अगर मैं दिल्ली में नहीं रही होती तो वो इंसान आज होती जो हूँ। सो हर शहर टुकड़ों टुकड़ों में आपकी शख्सियत बनाता है, जो हम कई बार उसके बारे में गहराई से सोचते नहीं हैं। तो मतलब शहर से अपना रिश्ता जो होता है ना, वो बड़ा कमाल का होता है। और दिल्ली से मेरा जो रिश्ता है वो दोस्ताना है और बड़ा नफरत का भी है। इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिकॉज इट इज रियली इट्स सैड टू सी। मेरी किताब जो है भली लड़कियां बुरी लड़कियां, या फिर मैंने जो पहला वेब सीरीज बनाया था व्हिच इज कॉल्ड द गुड गर्ल शो, भली लड़कियां बुरी लड़कियां, एक्चुअली उसका रिवर्स अडेप्टेशन था। और जब मैंने रिसर्च शुरू किया, मैं देखना चाहती थी कि 96 की लड़की के लिए जो दिल्ली बदली थी वो 2016 की बिहार से आई हुई लड़की के लिए कितना बदली है। एंड इट वाज अपॉलिंग कि कुछ भी नहीं बदला। आई स्टार्टेड टू रीच आउट टू अ लॉट ऑफ दीज गर्ल्स जो पहली बार दिल्ली आई थी, जो पीजीज में रहते थे, प्राइवेट हॉस्टल्स में रहते थे, उनके लिए वो जद्दोजहद वैसी ही है अभी भी, डिस्पाइट ऑल दीज काइंड ऑफ मूवमेंट्स और इतना फ्रीडम, या फिर सोशल मीडिया के थ्रू जिस तरह का एंगेजमेंट होता है अभी भी। इट्स वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटीज इन द वर्ल्ड एंड येट इट इज एज स्कैरी। हाँ, इट्स मतलब दिल्ली थोड़ा सा तो हॉन्टिंग है। अगर ये पूछा जाए कि आप अपने बच्चों को, या मतलब मैं चाहूंगी कि मैं मुंबई में ज्यादा रहूं, क्योंकि मुझे तमाम सारी तंगहाली के बावजूद, जिसमें जगह की तंगहाली सबसे ज्यादा, स्पेस की तंगहाली सबसे ज्यादा है, मुझे फिर भी लगता है कि इट्स एन एम्पावरिंग सिटी। और मुझे लगता है कि मुंबई आपको आपके काम के लिए रिवॉर्ड करता है। अगर आप मुंबई में मेहनत करेंगे तो आप पहुंच जाएंगे। मेरिट के बेसिस पे बिल्कुल सही। और आप किसके भतीजे हैं या किसके भांजे हैं, आपका बाप कौन है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुंबई में तो वो चलता ही नहीं है ना। मुंबई you're as good as your last word. Yeah, exactly. So it's very empowering in that sense if you believe in working hard. हाँ, मतलब मुंबई आपको सरप्राइज करेगा कि आप जितना सोच के नहीं आते उतना आपको मुंबई देता है। बिल्कुल। वो बड़ा कहानियों का शौक कब से आपको? बचपन में? हमेशा से। हाँ, और मैं ऐसे परिवार में पैदा हुई और पली बड़ी जहाँ पढ़ने का कोई रिवाज नहीं था। अच्छा। छोटे शहर में मतलब था कि स्कूल की लाइब्रेरीज में जो मिलता था वो मिलता था, पर बड़ी जल्दी आई थिंक मेरे पेरेंट्स को समझ में आ गया कि 8 या 9 साल की उम्र से मुझे कविताएं मैं पढ़ती भी थी और मुझे याद भी रह जाती थी, और उनके साथ मेरा एंगेजमेंट, वर्ड्स के साथ एंगेजमेंट उनको दिखने लगा था। तो धीरे धीरे करके मतलब मैं 11-12 साल की थी तो, और मैंने कहा कि मुझे लाइब्रेरी की मेंबरशिप चाहिए। अरे वाह। और मुझे पता नहीं है कि वो कहाँ से आया, इतना प्रेम किताबों को लेकर। वहां से कहानियों को लेकर अपना प्रेम भी जागा, और उससे ज्यादा वो कहानियों में दिलचस्पी होने लगी थी जो घर और आंगन में दिखाई देती थी, जो आसपास के लोगों में होती थी, और खास तौर पर आंगन की औरतों की कहानियां जो बहुत कम कही गई हैं, या कहीं भी गई हैं तो बहुत अलग गेज से कही गई हैं, बहुत कम। हमारे पास बहुत अच्छे नाम हैं और उन पे भी हम बात करेंगे, who have really influenced in that sense or informed my writing, especially women authors. But that was my, I think, first इंस्पिरेशन कि ये कहानियां। मैंने जिंदगी का थोड़ा सा हिस्सा एक जर्नलिस्ट के तौर पे भी गुजारा, और जब मैं धीरे धीरे छोड़ने लगी थी जर्नलिज्म, व्हिच हैपेंड बिकॉज ऑफ मदरहुड एक्चुअली, तो छोड़ते छोड़ते मुझे ये एहसास होने लगा था कि इट्स स्ट्रेंज बट fiction is closer to reality than fact itself, or news for that matter. News is far more unreal and you know in that sense what you called about, मतलब जो narrative की बात कर रहे थे ना, तो news तो अब हम जिस दुनिया में रहते हैं वहाँ तो नैरेटिव, न्यूज़ इज मोर फिक्शनलाइज्ड देन फुल्ली। और वो किस तरह का नैरेटिव आप स्पिन करना चाहते हैं। न्यूज़ है, मतलब न्यूज़ में इमोशन थोड़ा सा मुझे लगता है लैक करते हैं, जो हम फिक्शन में ऐड कर सकते हैं। अगर किसी सेम इंस्टेंस के बारे में मैं अगर कोई फिक्शन पीस पढूं, आई विल कनेक्ट टू द कैरेक्टर मोर रादर देन जस्ट हियरिंग अबाउट इट। बिल्कुल, बट इट्स नॉट एज सिंपल एज दैट। न्यूज़ इज मोर अबाउट
इट्स अ टूल ऑफ कंट्रोलिंग पावर. हाँ, वो तो बिल्कुल सही बात है. नैरेटिव इज नॉट. क्या बात है. एनी स्टोरी यू रिमेंबर फ्रॉम अ चाइल्डहुड, स्टोरी या नॉवेल जिसने आपको एनग्रोस कर लिया? बिल्कुल. और वो कहानी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, मुगल बच्चा इसमें चुगताई की. अरे वाह. मुझे ये पता नहीं मैंने कहाँ पढ़ी थी, किसी कहानी की किसी किताब में पढ़ी होगी या कहीं किसी पत्रिका में पढ़ी. कादम्बरी आया करती थी उस समय जब हम छोटे थे तो, और हिंदी का प्रचलन ज्यादा था. हालांकि मेरी मातृभाषा भोजपुरी है, पर हिंदी लिंगो फ्रैंका थी और अभी भी है बिहार झारखंड में. तो बहुत आसानी से हिंदी की कहानियां एक्सेसिबल हो जाया करती थी. मुगल बच्चा वो कहानी है जो मुझे याद है कि भाई जब आई वाज लाइक ब्लोन कि कैसे इतनी सिंपल कहानी. वाह. जो ट्रेन मतलब एक बहुत इंटीमेट सेटिंग में, और अगर नहीं पढ़ी या नहीं सुनी, ऑडिबल पे भी है, तो जरूर पढ़ी जानी चाहिए कि कितना वो औरतों के बीच का रिश्ता और मदरहुड को लेकर, प्रेगनेंसी को लेकर, चाइल्ड बर्थ को लेकर, बच्चे को लेकर, बच्चे के आने को लेकर, और इतने सारे जो लेयर्स होते हैं ना, जो भविष्य की उम्मीद और उस उम्मीद में मिला हुआ झूठ, जिसको वो बड़ी खूबसूरती से उसकी छानबीन करती हुई ये कहानी. इट वाज दैट स्टोरी. मैंने गेंदा पढ़ी थी उनकी, मुझे बड़ी पसंद आई थी इस्मत आपा की. और आप शॉर्ट स्टोरीज की ज्यादा शौकीन है, मुझे ऐसा लग रहा है. हाँ, मुझे लगता है कि पूरा यूनिवर्स समा सकता है शॉर्ट स्टोरी में, और ये बहुत मुश्किल माध्यम है लिखना. इट्स नॉट एज इजी एज यू थिंक इट टू बी. तो वर यू अ फैन ऑफ फिल्म्स मोर और बुक्स मोर व्हेन यू वर? वेरी डिफिकल्ट टू से. आई थिंक बोथ इक्वली. फिल्म की ऐसी कौन सी कहानी थी जिसने आपको अट्रैक्ट किया? कोशिश और परिचय. आई थिंक ये दो थी, और चुपके फॉर वेरी डिफरेंट रीजन. चुपके ऋषिकेश वाली. हाँ, परिमल त्रिपाठी. तो वो उसमें भी गेंदा फूल था ना, करेला घास. नहीं, छोटा फूल बड़ा फूल. छोटा फूल बड़ा फूल का दीदी पीछे खड़ी है. हमारे घर में चुपके मतलब ऑलमोस्ट हमारे घर की ऑफिशियल के वो है, वो ऑफिशियल पिक्चर है कि सब बच्चों को याद होनी चाहिए वो पिक्चर. बिल्कुल, वो ऐसी फिल्म भी है. और उसमें अमित जी का कैरेक्टर रहा. वी नहीं है, ये एस है, और तू एस तू है एस. चुपके बहुत बढ़िया है. फिल्म के तौर पर वो ये इस तरह दीवार थी, त्रिशूल थी, परिचय थी, कोशिश थी, बल्कि मुझे तो मतलब एकदम यकीन, जो क्रिंज वॉच तोहफा जैसी फिल्म, हिम्मत वाला जैसी तोहफा की कहानी तो मुझे इतनी अभी तक याद है. क्या कहानी है, अगर आप 3 लाइन बता दो. 2 बहनें हैं. दोनों बहन को एक इंसान से प्यार हो जाता है. और जो छोटी बहन है उसको लगता है कि बड़ी बहन डिजर्व करती है. तो वो जाके विलेन से, शक्ति कपूर से शादी कर लेती है, श्रीदेवी. और उसके बाद का जो उसका जो कॉन्सिक्वेंस है उससे बनता है, तो उसको लगता है शी इज गिफ्टिंग, मतलब वो ये तोहफा है उसका अपनी बहन के लिए. प्यार का तोहफा तेरा बना है. अच्छा, ये इस पिक्चर का गाना है. तोहफा. वाह, क्या ट्रिविया है. हाँ, सो एंड आई थिंक मेरी मेमोरी में वो पहली फिल्म है जो मैं बड़े पर्दे पे जो मैंने देखी थी, शायद इसलिए भी मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है. शराबी भी मुझे याद है. अच्छा, अमित जी की जो शराबी थी. तो ये कुछ फिल्में थी. और बॉलीवुड मतलब स्टेपल डाइट. हम छोटे शहर के लोग थे, हमारे पास एक्सेस नहीं था बिल्कुल. मैं बहुत बड़ी हुई आई थिंक स्कूल छोड़ने के बाद. मतलब इविल डेड पहली फिल्म थी अंग्रेजी की जो मैंने देखी थी, और प्रिटी वुमन, इस तरह की फिल्में. बट बहुत देर से हॉलीवुड हमारी जिंदगी में बड़ी देर से आया, या फॉरेन सिनेमा में बड़ी देर से आया. हम एकदम स्टेपल डाइट, मतलब दूरदर्शन पे जो फिल्में आती थी वो देखते हुए बड़े हुए, और वीसीआर मंगा के मैराथन, जो मूवी मैराथन्स हुआ करते थे वो देखते थे. और बाद में लेट 90s में जब थोड़ी बहुत ऐसे फिर से एक रवायत चली वापस सिनेमा हॉल्स में जाने की, मैंने प्यार क्या नहीं, सॉरी, हम आपके हैं कौन के बाद, हम आपके हैं कौन, उसके बाद दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, ये 2 फिल्मों के बाद थोड़ा सा ये फैमिली को लेकर वापस सिनेमा घरों में जाने का कल्चर शुरू हुआ. और जब मैं दिल्ली आई तो फिर मैंने खूब फिल्में देखना शुरू किया. दिल्ली में तो आपने हॉलीवुड, वर्ल्ड सिनेमा सब देखा. और 4 वेडिंग्स एंड अ फ्यूनरल मुझे अभी भी याद है. मेन इन ब्लैक मुझे अभी भी याद है. ये सारी इस तरह की फिल्में कुछ. और ये नोरा एफ्रॉन की काफी सारी फिल्में जो रोम-कॉम्स हुआ करती थी, व्हेन हैरी मेट सैली और स्लीपलेस इन सिएटल, ऑल ऑफ दोस फिल्म्स. सो वो एज गुड एज इट गेट्स. यू गॉट मेल. सो इस तरह की फिल्में. एक तो वो पूरा जॉनर ऑफ रोम-कॉम्स है ना, 90s के टाइम की रोम-कॉम्स, 90s, लेट 90s, अर्ली 2000s. और
सबसे मजेदार चीज कि जब हम दिल्ली में थे तो अभी बस मल्टीप्लेक्स का कल्चर शुरू हुआ था, मतलब अभी पहला जो था पीवीआर अनुपम वो बना था, और हम हॉस्टल से जाते थे और हमारे पास छुट्टियों और जो शुरू के जो 2 रोज होते थे ना 7 रुपए के, 7 रुपए की टिकटें थी, ठीक है, पर उसके लिए लाइन लगती थी 3 घंटे पहले। हम हॉस्टल से निकल ही सकते थे 9 बजे, 9 बजे से लेकर 7 बजे तक का वीकेंड पे हमारा टाइम होता था, गेट पास हमको मिलता था। मतलब 9 बजे शार्प हम निकल जाते थे। 3 लड़कियां लेके ऑटो लेती थी तो 21 रुपए होते थे, तो 7 रुपए के ऑटो का भाड़ा, 7 रुपए की टिकट और 7 रुपए के मैकडॉनल्ड्स का वो की कुछ सॉफ्टी होती थी। 21 रुपए में हमारा वीकेंड मस्त। वाह। और हम ऐसे हमने बहुत सारी फिल्में देखी। आपको लगता है हम लोग इतना अडैप्ट नहीं करते जितना हॉलीवुड बुक्स अडैप्ट करता है? बहुत मेहनत लगती है और कॉन्फिडेंस का अभाव है आई थिंक, और दूसरा है ना कि विजन का अभाव है। हालांकि मैं इस लिहाज से लकी रही हूँ क्योंकि मुझे किताबों के अडेप्टेशन के पर भी काम करने का मौका मिला है, और लैंग्वेज टू लैंग्वेज अडेप्टेशन का भी, जो मतलब रीमेक तो नहीं कहेंगे बट अडेप्टेशन का वो उसका भी मौका मिला। मैंने ये दोनों चीजें की हैं। तो क्योंकि हम ऑडिबल के प्लेटफॉर्म के लिए यहाँ पे कंटेंट बना रहे हैं, तो ऑडियो बुक से आपका क्या रिश्ता है? मैंने पहली बार 2020 में और पैंडेमिक के दौरान मैंने बहुत सुनना शुरू किया था, और उससे पहले मेरी दोनों कहानियां जो हैं वो दोनों किताबें जो हैं, ममा की डायरी और नीला स्कार्फ, दोनों ऑडिबल के लिए मैंने रिकॉर्ड किया था अपनी आवाज में। आई हैव नरेटेड दोस बुक्स। तो जाहिर है एक किस्म का, और ऑडियो से मेरा रिश्ता इस लिहाज से भी रहा क्योंकि वन ऑफ द फर्स्ट मीडियम्स दैट आई रोट फॉर वाज रेडियो। तो मैंने रेडियो के लिए बचपन में कविताएं लिखी और रेडियो शोज किए, और उसके बाद में जब मैं फिक्शन राइटिंग करने लगी तो मैंने बहुत सारी कहानियां यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा की लिखी। इनफैक्ट आई वाज वन ऑफ द मतलब होपफुली सीनियर राइटर्स एंड आल्सो वन ऑफ द मेंटर्स उनकी मंडली में जो तो 50 से ज्यादा कहानियां लिखी मैंने। सो रेडियो के साथ बड़ा खूबसूरत रिश्ता था, और नीलेश का प्रोग्राम बहुत पॉपुलर था, तो वो क्राफ्ट मुझे समझ में आता था, जो कि एंगेजमेंट होता है ना कि आप वर्ड्स के साथ और शब्दों के साथ का जो खेल है वो कैसे, नॉट एवरीबडी, मेरे ख्याल से नॉट एवरी बुक कैन बी एज गुड अ बुक एज एन ऑडियो बुक। सब हाँ, समझ गया मैं। बहुत उसके अपने ठहराव हैं, पढ़ने कुछ किताबें पढ़ी जानी चाहिए। मुझे लगता है जैसे मेरा ऑडियो बुक से है कि मैं नॉन फिक्शन और हिंदी स्टोरीज ये दोनों का रात में लगाई, जो शॉर्ट स्टोरीज हैं विजय दानदेथा की हैं या प्रेमचंद की हैं या किसी की भी है, मंटो की है, आराम से सुनने में इतना आसान है कि आप टाइम निकाल के पढ़ेंगे, उससे अच्छा आप बढ़िया लगा के 15 मिनट में 20 मिनट में एक शॉर्ट स्टोरी आपकी कंप्लीट हो जाती है। तो आपको सार मिल जाता है, मजा भी आ जाता है। और मुझे बड़ा मजा आया कि अरे ये तो कमाल की चीज है, आप सुनते हुए कितना कुछ, और थकान नहीं होती उस तरह से, और आप सुनते हुए कई सारे काम, और वो पैंडेमिक का दौर था तो हम घर के भी सारे काम खुद ही कर रहे होते थे। उसी दौरान फिर मैंने मैड मॉमास करके एक ओरिजिनल ऑडियो सीरीज लिखा। अच्छा। जो कि 2 माओं की कहानी है और उनके रिश्ते की कहानी है, जो आपस में एक्चुअली सिस्टर्स इन लॉ हैं, जो पैंडेमिक में फंसी हुई हैं, एंड दे बोथ न्यू मदर्स, और उनके चैलेंजेस क्या हैं। आई डोंट नो इफ दैट ऑडियो सीरीज इज स्टिल रेलेवेंट। आई वुड बिलीव इट इज, क्योंकि यंग मदरहुड अपने आप में एक चैलेंज होता है, और पोस्ट पैटर्न पे बहुत कुछ लिखा नहीं गया हमारे देश में। तो ये 2 चीजें, मैड मॉमास और ममा की डायरी, जो मेरी मेमोर है, डायरी है एज अ मदर, तो वो नॉन फिक्शन के, एक तो फिक्शन है दूसरा नॉन फिक्शन है, पर उस टॉपिक को छूती है जिसमें बहुत कुछ मटेरियल अवेलेबल नहीं है। तो फ्लाइट्स पे कभी कभार मैं लगा के एक ऑडियो बुक मस्त 3 घंटा 4 घंटा, जैसे मैं अभी रिसेंट में फिट्जराल्ड का एक नॉवल पढ़ा मैंने, वो मैंने जब ऑडियो बुक में सुनते हैं तो काफी, एक तो मेरे को ये इससे फायदा होता है कि जैसे आप एक नॉवल पढ़ रहे हैं जो इटली में बेस्ड है, या एक नॉवल पढ़ रहे हैं जो फ्रांस में बेस्ड है, तो उसमें बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनका आपको प्रोनाउंसिएशन नहीं मालूम। ऑडियो बुक में वो सही प्रोनाउंसिएशन में रहते हैं, तो आप पूरे टाइम वो उससे प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या बोल रहा है, इसका मतलब क्या है, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, इसका क्या है। तो वो मुझे ऑडियो बुक का एक अच्छा पार्ट लगता है। ओवरऑल अगर आपको खुली छूट दी जाए, प्रोड्यूसर बोले कि अनुजी आपको जो बनाना है, जो किताब आपको अडेप्ट करनी है, आपको इजाजत है, तो कौन सी आप बुक अडेप्ट करना चाहेंगे? बड़ा 3 ऑप्शन है आपके पास, बोला है कि 3 किताबों से इंस्पायर होकर कोई सी पिक्चर बनानी है, मतलब स्क्रीन राइटिंग करनी है। इट्स अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन बट अ वेरी गुड क्वेश्चन। जो एकदम पहला नाम मेरे दिमाग में आ रहा है, और बहुत ईमानदारी से मैं कह रही हूँ, वो एक किताब है जो हृदेश जोशी की किताब है। हृदेश मेरे कलीग हुआ करते थे एनडीटीवी में, फिर बाद में वो किताब मैंने एडिट किया, एक्चुअली क्वेश्चन कराने में भी थोड़ी सी मेरी भूमिका रही, और बाद में एडिट भी की। लाल लकीर नाम है उस किताब का, हार्पर कॉलिंस ने पब्लिश की थी उस वक्त, और बस्तर में बेस्ड है। अच्छा। और प्रेम कहानी है एक नक्सली की उसके साथ जिस पे नक्सली होने का आरोप है। अच्छा।
और बहुत ही खूबसूरत, मतलब और लव ट्रायंगल है इनफैक्ट, और वो जो दुनिया है जो उन्होंने बुनी है और जिस तरह की रिसर्च किया, क्योंकि जर्नलिस्ट थे, उन्होंने बहुत रिपोर्टिंग की द रेड कॉरिडोर से, तो ऑथेंटिसिटी है। अगर कभी मुझे मौका मिले बना पाने का, तो उस तरह का कुछ बहुत ब्रेव मैं करना चाहूँगी। बहुत बढ़िया। दूसरा जो है जो वो और मैं कर रहा हूँ, लाल लकीर का तो मुझे पता नहीं क्योंकि पॉलिटिकली थोड़ा मुश्किल है, और ठीक है, आपने हालांकि आपने कैविएट दे दिया कि प्रोड्यूसर कहे कि खुली छूट है। दूसरी जो है जो कि जिस एक्चुअली मैंने इसकी स्क्रिप्ट भी लिखी हुई है, ब्लू विमेन करके कहानी है, कहानियों का संग्रह है अनुकृति उपाध्याय की, ठीक है। उसकी पहली कहानी है ब्लू विमेन, व्हिच इज अ टाइटल स्टोरी। फिल्म के तौर पे मैं उसको अडैप्ट करना चाहूंगी। अगेन वेरी डिफिकल्ट। जैसे हम हमारे जेनजी टर्म्स में बात करते हैं, हर इंसान का एक एस्थेटिक होता है कि वो कौन कौन से व्हाट आर द आर्टिस्ट्स व्हिच हैव शेप्ड दैट पर्सन। तो आपका एस्थेटिक्स में कौन कौन से आर्टिस्ट हैं? उसमें म्यूजिशियंस हो सकते हैं, उसमें फिल्म मेकर्स हो सकते हैं, उसमें राइटर्स हो सकते हैं, ऑथर्स हो सकते हैं। अब देखिए, अब जज मत कीजिए। नहीं, बिल्कुल जजमेंट फ्री जोन है। लेकिन अब आप क्या बताएं कि आर.डी. बर्मन का क्या असर पड़ा हमारे इसमें जज करने का क्या है यार? आर.डी. बर्मन का अभी तक तो मतलब वो जो म्यूजिक को सिंप्लीफाई करने का जो काम उन्होंने किया ना, मतलब क्या, मतलब वन कैन बी सॉर्ट ऑफ प्रिटेंशियस और मैं बड़े नाम ना बिल्कुल नहीं, एक्चुअली म्यूजिक, क्योंकि आपने म्यूजिक कहा इसलिए बहुत बड़ी भूमिका रही समझाने में। मतलब मैं आर.डी. बर्मन, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल, जतिन ललित, नदीम श्रवण, फिर तो नदीम श्रवण नॉट सो मच। अभी आप कहते थे जज नहीं करेंगे। नहीं, मैं मतलब मेलोडी, मैं अपनी चॉइस की बात कर रही हूँ, पर मेलोडी के लिहाज से मुझे जतिन ललित ज्यादा पसंद है। ठीक है, नदीम श्रवण, ठीक है, समझ गया मैं। तो ये और जाहिर है, मतलब मैंने कहा कि बॉलीवुड के स्टेपल डाइट पे पढ़ी, तो पली बड़ी हूँ, तो ये गाने, फिर गुलजार से आए हुए जो शब्द थे और उनके जरिए जो भाषा जुबान सीखने का मौका मिला, लैंग्वेज जो सीखा हमने। मैंने गुलजार साहब की वो शॉर्ट स्टोरी पढ़ी थी, रावी पार। अरे बाप रे, मतलब मेरी हालत खराब हो गई थी। मैंने मतलब है ऑडिबल पे, दोस्तों आप सुने, आप लोगों की जब उसका मतलब उसका जो एंड आएगा ना, आपकी हालत खराब हो जाएगी। बाप रे बाप। और उसे एक और स्टोरी, एक और रावी पार एंड अदर स्टोरीज करके उनका जो शॉर्ट स्टोरी का संग्रह है, उसमें एक और स्टोरी के दंगों के बीच में एक आदमी ट्रेन में बैठा हुआ है, वो सामने वाले के इंसान से डर रहा है कि ये दूसरे रिलीजन का इंसान है, और वो जाके उसको धक्का दे देता है, और जब वो गिरते हुए उसको रियलाइज होता है कि वो उसके रिलीजन का इंसान था। इतनी वो रावी पार एंड शॉर्ट स्टोरीज में, मतलब मैं रावी पार तो पढ़ के मेरे को क्या हुआ था 2 घंटे में समझ नहीं पाया था कि जब उसका वो है। तो हाँ, एक और जो हम जब बड़े हो रहे थे तो गजलों का एक पूरा दौर था, और घरों में सुना जाता था, या हम भी सुन रहे थे, और उसके जरिए जिंदगी को समझने की कोशिश कर रहे थे। मतलब जगजीत सिंह की गजलों ने बड़े सारे मानी दिए उन चीजों के जो हमको नहीं समझ में आता, और हमको जुबान दी, और हमको एक किस्म का रिश्ता भी बनाया उस जुबान से जो हमारी होनी चाहिए थी पर हमसे ले ली गई थी। मतलब उर्दू तो अब अगर आप ऐसे शहरों में पले बढ़े हैं जहाँ, या फिर बहुत आइसोलेटेड, उस मतलब यूर अ मेजॉरिटी, तो फिर लैंग्वेज से भी आपका रिश्ता उस तरह से नहीं बन पाता है। पर जगजीत सिंह ने एक्सेसिबल बनाया, मेन स्ट्रीम किया ना उसको, मेन स्ट्रीम किया, और उसकी जरिए फिर हमने एक बार गालिब उन्होंने गा दिया, तो फिर गालिब की दुनिया हमारे लिए खुल गई। बिल्कुल सही बात है। आपको शहरों में कौन से शहर पसंद है, मतलब जहाँ बड़े हुए हो गए? दिल्ली है, मुंबई है, ओवरऑल दुनिया के कोई शहर जो आप गए भी नहीं हुए? जैसे मैं कोलकाता जाने से पहले मुझे उस शहर से प्यार था, मतलब मुझे पता था कि मैं वो शहर पहुंचूंगा, और क्योंकि इतना मैंने लिटरेचर में कोलकाता में बेस्ड स्टोरीज पढ़ी हुई थी कि मुझे पता था कि मैं कोलकाता पहुंचूंगा, मुझे प्यार होगा इस शहर से, और जो कि हुआ भी। तो ऐसे कौन से शहर है जो आपको पसंद है दुनिया में? टोक्यो भी एक शहर है जिस मतलब जो आप इसलिए जानते हैं क्योंकि आपने थोड़ा बहुत मुराकामी पढ़ा है। हाँ, तो मैं भी मुराकामी फैन बहुत बड़ा। तो उसके जरिए जो आपने, आपकी फेवरेट बुक कौन सी मुराकामी की? आप बताइए। अरे मैं फिर मतलब मुझे लगता है काफका ऑन द शोर उनका बहुत बेस्ट काम। आई थिंक सबसे, और खास तौर पे जब आप पढ़ना शुरू करते हैं या जानना शुरू करते हैं और समझने लगते हैं मुराकामी को, तो हालांकि नॉर्वेजियन वुड, मतलब मुझे जो फील कराया नॉर्वेजियन वुड ने, हाँ, मतलब जो मैं, जैसे वो जो मुराकामी के बारे में बोलते हैं ना कि वो एक चीज फील करा देते हैं आपको। मतलब वो मैंने आश्रम देखा है नाओको का, मैंने मिडोरी का वो देखा है कि उसके घर के ऊपर कैसे दुकान होती होगी, उसके छत पे वो लोग बैठते होंगे, कहाँ आग लग रही होगी। नॉर्वेजियन वुड में जो मुझे एंट्री दी मुराकामी के वर्ल्ड में, काफका ऑन द शोर फिर समथिंग। मैंने काफका ऑन द शोर पहले पढ़ा, हाँ, तो इसलिए वो शायद वो काफका ऑन द शोर से ऊपर अभी तक मुझे लगता नहीं पहुंचे वो। वाह,
मतलब बहुत ही इतनी सिंपल किताब है. व्हाट आई टॉक अबाउट रनिंग व्हेन आई टॉक अबाउट रनिंग, व्हेन आई टॉक अबाउट व्हाट आई थिंक अबाउट व्हेन आई एम रनिंग, जस्ट मोर लाइक अ मेमोir. ये सब है ऑडिबल पे दोस्तों. हाँ प्लीज सुनिएगा जरूर. अरे मुराकामी तो आपने अलग छेड़ दिया मामला, मैं तो बड़ा फैन हूँ. तो वही तो जापान को लेकर एक किस्म का फैसिनेशन है. जापान कभी नहीं, मैं भी नहीं कभी गया. मुझे पता है कि मैं टोक के जाऊंगा, मुझे पसंद आएगा वो. तो अब आपको अगर लगता है कि कोई स्टोरी किस शहर में बेस्ड है, उससे उसका बहुत स्टोरी में चेंज आता है. जैसे आपने मिसेज अडैप्ट करी, आपने उसको नॉर्थ इंडिया में बेस्ड किया, तो ऑफ कोर्स आप बदल जाता है. बिल्कुल कॉन्टेक्स्ट बदल जाता है, वैल्यूज बदल जाती है, मोरालिटी बदल जाती है. बिल्कुल. और हर इमोशन के एक्सप्रेशन का तरीका बदल जाता है. वो कितना वो हाई और लो जो इंटोनेशंस होते हैं ना, वो बदल जाते हैं. अगर एक कहानी, कोई भी कहानी, उसी कहानी को आप कहीं और, मिसेस की कहानी को अगर आप गैंगटॉक में सेट कर दीजिए या सिक्किम में सेट कर दीजिए, तो उसका कॉन्टेक्स्ट एकदम अलग है. और उसका असर, और वो मैं सिर्फ उसके लिहाज से, कॉस्मेटिक लिहाज से नहीं बोल रही, मैं सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि कपड़े बदल जाएंगे, जुबान बदल जाएगी, खाने बदल जाएंगे. It is also how you're responding to the situation, because it is coming from your cultural context, which comes from the place that you belong to. हाँ सही बात है. क्योंकि जैसे सिंपली बेसिक बात करें कि अगर एक नॉर्मल यंग कपल है इन मुंबई, यंग कपल है इन दिल्ली, तो दिल्ली में उनका पूरा रोमांस ही होगा कि शाम को इसको 7 बजे से पहले घर जाना है, तो आपको जो टाइम स्पेंड कर रहा है आप, वो उतने में आपको आपका जो प्रेम है वो उसको परवान चढ़ाना है. लेकिन आप मुंबई में भी हैव लॉन्ग टाइम, आपके पास आप आराम से सेफ्टी है, तो आप घूम सकते हो. तो वो आपकी लव लैंग्वेज चेंज होगी, आपकी हरीनेस नहीं होगी आपके उसमें जो आपको दिल्ली में मिलेगी. और यहाँ की भीड़ में भी एक किस्म का आइसोलेशन और सॉलिट्यूड दे देगी, या फिर प्राइवेसी दे देगी, जो कि दिल्ली में आपको शांत जगह पे भी आप हमेशा लगेगा कि आप कोई देख रहा है. हाँ, कोई आपको देख रहा है, घूर रहा है. आप राइटर्स की बात कर रहे थे जिन्होंने आपको शेप किया, वुमेन राइटर्स आल्सो एंड मेल राइटर्स आल्सो. क्या आपको, व्हाट इज योर लिस्ट? इसमें चुगताई टॉप्स द लिस्ट. ठीक है. उसके बाद बहुत मतलब पढ़ते पढ़ते और मुझे बाद में समझ में आने लगा, लेकिन शिवानी और ख़ास तौर पे जिस दौर में मैं पल बढ़ रही थी, बहुत क्लासिक केस ऑफ मतलब अपकास्ट, और उसके बाद फिर उससे जो पैदा होने वाली जो उलझनें होती हैं, जिसको आप जिसके जो किरदार और ख़ास तौर पर महिला किरदार चैलेंज कर रही होती है, वो बहुत रिलेटेबल लगती थी. तो एक दौर में शिवानी ने बहुत इन्फ्लुएंस किया. बट जब मैं कौन सा नॉवेल आपको पसंद? 7 फेरे, कृष्णकली, तो ये इस तरह के छोटे छोटे नॉवेल्स जो नोवेलाज होते थे वो पढ़, कहानियां उनकी बहुत. 14 फेरे भी उन्होंने लिखी, सॉरी 14 फेरे, 7 फेरे नहीं, 14 फेरे नाम था उस उपन्यास का. कृष्णकली अभी भी मुझे याद है. उसके बाद कृष्णा सोपती का मित्रों मरजानी मैंने पढ़ा था, जिसने मुझे बहुत गहरा असर किया था. उसके बाद एक नॉवेल जो जिससे मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुई थी, वो सुरेंद्र वर्मा की मुझे चांद चाहिए. अरे क्या बात कर दिया आपने, क्या बात कर दिया आपने. वो एक जो सपना था ना, मतलब थिएटर से लेकर और सिनेमा तक का जो सफर वर्षा वशिष्ठ का है, मुझे लगा कि मैं ही तो सिलबिल हूँ. अरे भाई, उसमें झुमकी का कैरेक्टर, उसमें वर्षा वशिष्ठ का, मैं तो, आपने मुझे चांद चाहिए बोल के आपने अलग छेड़ दिया. मुझे मेरे जीवन की अगर कोई नॉवल मेरी सबसे फेवरेट है तो वो मुझे चांद चाहिए. उसमें क्या मतलब, मैं तो मुंबई में आता हूँ तो मैं बहुत सारा अपने लाइफ को देखता हूँ कि अच्छा ये जब वर्षा के जीवन में हुआ होता तो उसने क्या किया था. जो छोटे छोटे चेंजेस है ना, कि एक यूपी के एक इंटीरियर कंजर्वेटिव फैमिली से आके जब वो दिल्ली में धीरे धीरे जब चीजें सीखती है कि भाई वो मतलब इतनी छोटी है कि जब वो पहली बार विस्की पीना सीखती है कि इसको कैसे पिया जाता है, वहां से लेके फिर वो अपना स्टाफ मैनेज कर रही है, वो कर रही है. हाँ, मुझे चांद चाहिए बहुत ही बढ़िया ऑडिबल पे है. हाँ, और टॉल्स्टॉय की एक स्टोरी है, शायद मैंने ऑडिबल पे सुनी है, हाउ मच लैंड डज मैन नीड. इसमें जो बहुत बढ़िया स्टोरी है वो. Wow, just the and it's so relevant now than the world that we live in. उसी पे है वो कि आप बताइए कि 100 साल पहले और रूस जैसी जगह में कहीं गांव में बैठ के वो टॉल्स्टॉय लिख रहे थे कि हाउ मच लैंड डज मैन नीड. बहुत सुंदर कहानी. अभी भी वो कितना रेलेवेंट है, मतलब पूरा झगड़ा ही रियल एस्टेट का एग्जैक्टली उसी का हो रहा है. तो हाँ, तो टॉल्स्टॉय हो गए, ये हो गए, तो टैगोर, सत्यजीत रे की कहानियां और उपन्यास फेलुदा is one of my favorite characters. उनकी इंडिगो करके, इंडिगो एंड शॉर्ट स्टोरीज. हाँ, ब्यूटीफुल. और कितना मतलब उसमें सब कुछ है, स्पिरिचुअलिटी है, पैरानॉर्मल है, मैजिक रियलिज्म है, सब है. महाश्वेता देवी, बाद में टॉनी मॉरिसन, इस तरह के. मनु भंडारी पढ़ा आपने? मनु भंडारी मैंने खूब पढ़ा. आपका बंटी अगेन इज वन ऑफ दोस. महाभोज, पॉलिटिकल सटायर, उस तरह का इतना इस तरह का लिखा नहीं गया. शी इज अ वेरी पावरफुल राइटर. उसके बाद और क्या, मतलब
नमिता गोखले को मैंने पढ़ा बाद में, और द नॉवल दैट आई रेड एक्चुअली इन कॉलेज, आई थिंक, पारो, वो अनकंफर्टेबल कैरेक्टर और बहुत अनकंफर्टेबल किताब, और फिर भी एक गहरा असर छोड़ देने वाला कि ये भी दुनिया होती है और इस तरह की, मतलब यू कैन, अ वुमन हैज द राइट टू बी हरसेल्फ एंड इट इज नॉट and despite not having an agency, she can still have her covert way of, sort of doing things around. So very, very strong characters, Paro और प्रिया. अच्छे काफी रिकमेंडेशंस हो गए दोस्तों. और राइटिंग रूटीन है कुछ? So मेरा राइटिंग रूटीन सिंपल है कि सुबह उठ के पहला काम, अगर 1-1.5 घंटे की डेडलाइन न भी हो तो भी अगर किसी भी किस्म की राइटिंग कर ली ना, सो आई कंसिडर इट अ गुड प्रोडक्टिव डे. एवरी सिंगल डे आई रिमाइंड माई सेल्फ दैट एज राइटर्स वी आर जस्ट द मीडियम, वी आर नॉट. कहानी कहीं से आ रही है, हमको बस बोलनी आ रही है, हम जरिया. बहुत बढ़िया है. इस सुंदर बात पे जो है बड़ा मजा आया आपसे बात करके. आपका जो काम ऑडिबल पे है वो आप क्या रिकमेंड करना चाहेंगी? नीलस्कार जरूर रिकमेंड करना चाहूंगी क्योंकि बहुत अलग अलग मिजाज की कहानियां हैं. मामा की डायरी बिल्कुल अलग. नीलस्कार में कौन सी कहानी आपकी फेवरेट है जो आप बोलोगे? पहली कहानी इंटू योर वर्ल्ड, जैसे हम मुराकामी के वर्ल्ड में इंटरव्यू कर रहे थे, आपके वर्ल्ड में एंटर करने के लिए कौन सी कहानी ऑडिबल पे सुननी चाहिए? 2 कहानियां हैं. सिगरेट का आखिरी कश जो कि छोटी कहानी है, तो इट्स वेरी पर्सनल, इट्स वेरी इंटीमेट इन दैट सेंस, सो मजा आएगा सुनने में. और मुक्ति जो कि बिल्कुल अलग तरीके की कहानी है, जो कि इट्स अ स्टोरी ऑफ एन ओल्ड कपल जिसमें एक को अल्जाइमर्स है और दूसरी उनकी इज अ केयर टेकर. सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लेक्स स्टोरी. तो ये दोनों बिल्कुल अलग अलग तरह की कहानियां हैं. अगर ये 2 सुनी जाएं तो मुझे लगता है कि श्रोताओं को बड़ा मज़ा आएगा. और न मेरे लिखने का अंदाज बहुत भारी भरकम है, न कहने का अंदाज, तो बहुत आराम से, एंड आई होप मज़े में सुनाई गई कहानियाँ हैं, तो ज़रूर सुनिएगा. दूसरा जो है मैड मोमास, ऋचा अनिरुद्ध की आवाज में रिकॉर्ड हुई है. वाह, थैंक यू सो मच अनु जी, बड़ा अच्छा लगा आपसे बात करके. बहुत अच्छा लगा आपसे भी बात करके गुल्लू. अब तो मुझे लग रहा है कि और किताबों में बात की जाए. अरे बिल्कुल बात की जाएगी. अरे ये बंद करके हम करेंगे असली बातचीत. असली किताबें तुम लोगों ने बताएंगे, हम लोग लेकिन और बातों में आप लोगों का बहुत दोस्तों देखने के लिए बहुत थैंक यू सो मच. ये शो है जिसमें हम राइटर्स से बात करते हैं, कहानियों के बारे में, स्टोरीज के बारे में, शहरों के बारे में, उनके फेवरेट राइटर्स के बारे में, उनके काम के बारे में. और हर एपिसोड में हम एक बेहतरीन राइटर से मिलते हैं. और जैसे तुम लोगों ने देखा कि हम लोगों को इतना मजा आता है राइटर से बात करने में. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस. प्लीज डू लिसन टू अ लॉट ऑफ स्टोरीज ऑन ऑडिबल. बड़ा अच्छा मीडियम है. 1.2x पे करके आप कोई भी कहानी सुनेंगे आपको बड़ा मजा आएगा. थैंक यू सो मच. और अनु जी, एपिसोड खत्म हो गया. आप हमारे दर्शकों को, श्रोताओं को एक बार बोल दीजिए कि इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें. और बिल्कुल वो ऑडिबल पर जाएं और अपनी मनपसंद कहानियां चुने और सुने. क्या बात है, बहुत बढ़िया दोस्तों. और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और दूर दूर तक पहुंचाएं, क्योंकि इस चैनल के साथ साथ आपके पास पहुंचेंगी अच्छी कहानियां, अच्छी किताबें और अपने ही भीतर और बाहर की बहुत सारी नई बातें. क्या बात है दोस्तों. अब और क्या कर सकता हूँ आप लोगों के लिए? आपको कहानियों से रूबरू कराने के लिए जो मेरे से हो सका वो हमने किया. आप लोगों का बहुत शुक्रिया एपिसोड देखने के लिए. अगले एपिसोड में एक बढ़िया राइटर के साथ आप लोगों से मिलेंगे. थैंक यू सो मच.